हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे या कुछ अन्य और कर्मचारी थे, कुछ कोऑपरेटिव के शुगर मिल्स के कर्मचारियों के बारे में, या हमारे अन्य जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी थे, उन सब को लेकर के चर्चा हुई है। सार्थक चर्चा हुई है। मैंने जैसे कहा भी है कि कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है, कुछ को हमने विचार के लिए रखा है। हाई परचेज कमेटी की मीटिंग भी आज हुई थी, क्योंकि एक हमारा यमुनानगर में जो सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना होनी है, उसको लेकर के इन्वायरमेंट की जो क्लियरेंस थी वो क्लियर हो गई है। जो भारत सरकार की कंपनी है BHEL को ये यूनिट स्थापित करने का आज जिम्मा दिया है। 1 अप्रैल से वो शुरू करेंगे और लगभग ये 2.5 वर्ष के अंदर इसको पूरा करेंगे, वर्किंग में आ जाएगा। इसके ऊपर लगभग 7,272 करोड़ रुपए का खर्चा वो लागत आएगी। और इस थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट जो कोयला आधारित बिजली का उत्पादन होगा, आज उसको मंजूरी दी गई है। और अभी जो बेमौसमी बरसात हुई है, उस बेमौसमी बरसात के कारण हमने सभी डीसी से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात किया है और सभी को इस बात के लिए कहा है कि वो अपने अपने जिला के अंदर जिस स्थान के ऊपर ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हुआ है उसको चिन्हित करके तुरंत भेजें, ताकि उस क्षेत्र का पोर्टल, हम जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको तुरंत खोल दें, जिससे किसान उसके ऊपर अपने मुआवजे के लिए वो अप्लाई कर सके। और उसकी पूरी लिस्ट भी हमें भेज दें। वो सभी डीसीज को इस बारे में अवगत कराया है, ताकि हम ये क्षतिपूर्ति पोर्टल वो उसके लिए खोला जाए। हाँ, उसके लिए हमने कहा है कि आप तुरंत ही कल तक हमें सारी जानकारी अवेलेबल करा दें और उसके बाद ये क्षतिपूर्ति पोर्टल हम खोलेंगे। मुझे बताओ। नहीं, देखिए, आपके 2 विषय आपने कहे हैं। पेपर लीक का आपने कहा है, ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसीज एसपीज को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स को के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी,
प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर, बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई FIR दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी SPs और DCs को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 DSP हैं और 3 SHO शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकार 0 टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है और हम इस प्रकार की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 DSPs और 3 SHOs को हमने सस्पेंड किया है और इसके साथ साथ हमने जो पुलिस के वहां कर्मचारी लगे हुए थे उनको भी सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और इसके साथ साथ हमने जो मैंने बताया है कि वहां पर जो परीक्षक जो लगे हुए थे, सेंटर सुपरवाइजर या वहां पर जो इन्विजिलेटर्स जो लगे हुए थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हमने की है। और हमने ये भी आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई इस प्रकार का घटनाक्रम वो हमारे ध्यान में आएगा तो उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो उसके जिम्मेवार होंगे। हमने सख्ताई से इसको लिया है। सोमवार से सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि हम इसके उससे कोई समझौता नहीं करते। हमने सख्त कार्रवाई की है। देखिए, हमने NTA से बात किया है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है NTA, उससे बात किया है। आज उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि शीघ्र ही CET का एग्ज़ाम हो और उसके लिए हम लगातार अब, क्योंकि हम ये चुनाव स्थानीय निकाय का चल रहा था, अब इसको गति देते हुए जल्दी ही ये CET का चुनाव एग्ज़ाम हम कराएंगे। जो बच्चों की मांग थी, युवाओं की मांग थी, उसको हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके लिए आज हमने बैठक बुलाई है। बड़ी देखिए, मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस तीसरी सरकार के लिए, क्योंकि ये लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई सरकार है, उनके जो काम होते हैं, छोटे काम है, कोई गली का है, नाली का है, पानी का है, बिजली का है, सफाई का है, सफाई के साथ साथ अन्य और कोई प्लाट से संबंधित काम है, कॉलोनी से संबंधित काम है, ऐसे छोटे छोटे काम इस सरकार के माध्यम से लोगों के होते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि आप इस चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लें।
और मैं जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा था, लोगों में एक बड़ा उत्साह, एक जोश देखने को मिल रहा है और लोगों ने मन बनाया है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर 12 तारीख को बनेगी और हम मिलकर के गति से इस तीसरी सरकार के साथ विकास कार्यों को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं सभी हरियाणा वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप वोट जरूर पोल करने जाएं, अवश्य वोट पोल करने जाएं, क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ी हुई सरकार का मामला है। आप भी करेंगे सर? करेंगे हम भी। 12 तारीख को सर ये रिजल्ट आएगा, 13 को आप बजट पेश करने वाले। मेरा गांव में है वैसे वोट। 13 तारीख को बजट पेश आप करेंगे, तो बजट किस तरीके का होगा सर? हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदें हैं, आपका पहला अभी क्योंकि हमारा बीएससी की मीटिंग के अंदर ये फाइनल होना है कि हम बजट किस दिन पेश करेंगे। अब बजट हमने, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग वर्गों से और पहली बार हमने पोर्टल बना करके लोगों के सुझाव भी लिए हैं। हर हरियाणा के लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। लगभग 9.5-10 हज़ार पोर्टल के ऊपर सुझाव आए हैं। हमने युवाओं के बीच में जाकर के उनके सुझाव लिए गए, हमने स्टार्टअप के बीच में जाकर के सुझाव लिए हैं, हमने महिला उद्यमी से सुझाव लिए हैं, हमने जो महिला जनप्रतिनिधि है उनसे सुझाव लिए हैं, हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं उनसे सुझाव लिए हैं, हमने जो नमो ड्रोन दीदी है उनसे सुझाव लिए हैं, हमने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे सुझाव लिए हैं, हमने जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनसे सुझाव लिए हैं, हमने सीए से सुझाव लिए हैं क्योंकि वो भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, हमने जो हमारे ऑर्गेनिक खेती करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले हमारे एफपीओज और हमारे एग्रीकल्चरिस्ट, ऐसे जो प्रमुख लोग हैं, वह वैज्ञानिक हैं, उनसे भी हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं। बहुत सारे वर्गों से हमने सुझाव लिए हैं। 3 तारीख को हमने हमारे हरियाणा के जो विधायकगण हैं उनके साथ भी हमने बैठना है प्री बजट को लेकर के, और 3 तारीख को हम विधायकों से भी सुझाव आमंत्रित करेंगे, उनके भी सुझाव हमारे पास आएंगे। तो उन सब को इस बजट के अंदर समाहित करके ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का बजट होगा। हमारी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर नॉन स्टॉप ये तीसरी सरकार का ये पहला बजट होगा और ये हरियाणा की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगा। हमारी कर्जा बढ़ रहा है सरकार का, कुछ कर्जा कम हो, इसकी मैनेजमेंट वो भी इस बजट में किस तरीके से इसको कम किया जाएगा? सरकार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर हम अदर स्टेट्स को देखें, हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं हैं बिल्कुल भी। और अगर आप देखेंगे 2014 के पहले का हरियाणा, 2025 का हरियाणा, जमीन आसमान का अंतर है। हुड्डा साहब तो ये चाहते हैं कि पुराने वाले ज़माने में भी लोग उसी एक बीड़ी सी गली में चलते रहा। अब तो सड़कें चौड़ी होगी हैं, पहले तो टाइट थी बहुत, वो सोचते नहीं थे भी इनको चौड़ा करना है। अब लोगों के रास्ते भी सरल हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। हर प्रकार की सुविधा आज लोगों तक पहुंचाने का जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है, समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास, किसी क्षेत्र की अनदेखी नहीं है। हर क्षेत्र के अंदर समान रूप से विकास और गति से विकास, ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। हाँ, देखिए इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। अपने अधिकारियों को हमने कहा है, क्योंकि हमारा ये बजट का पहला सत्र आ रहा है, इस बजट के अंदर हम उसका प्रावधान करेंगे और प्रावधान के बाद हम इसकी पूरी रचना योजना बना करके बहनों को 2100 रुपये देने का हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि हमारे जो वायदे हैं वो हमने 5 साल के लिए वायदे किए थे। क्योंकि विपक्ष तो ये बात बोलता है कि भाई इन्होंने तो वादे किए थे, आज जो पूरे कर दें।
उन्होंने तो अपने वादे 10 साल में भी पूरे नहीं किए थे। वो खाली घोषणा पत्र बन करके रह गया था और तो था नहीं कुछ भी। उसके अंदर कोई ज्यादा उन्होंने अपने कोई वादा पूरा नहीं किया था। परंतु हमने जो पिछला हमारा 2014 का संकल्प पत्र था वो भी पूरा किया है, 2019 का संकल्प पत्र पूरा किया है, और हमने अब ये 2024 का संकल्प पत्र के बारे में कहा है, इसको भी हम हूबहू 5 साल के अंदर लागू करेंगे। ये कमिटमेंट हमारा 5 साल के लिए है कि हमने अपने संकल्प पत्र को 5 साल में पूरा करना है। हमारी सरकार ने 100 दिन गौरवशाली पूरे किए हैं और 100 दिनों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण संकल्प 18 ऐसे संकल्प हमने पूरे किए हैं। 10 संकल्पों की वो भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे अभी जल्दी ही। उनकी आर्थिक और प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी है, जल्दी ही वो आ जाएंगे। ये 28 वायदे हमने गति से पूरे किए हैं। इतने महत्वपूर्ण ये संकल्प हैं जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। चाहे वो पट्टेदार किसान की बात है, चाहे पंचायती भूमि के ऊपर 20 वर्ष से कोई मकान बना करके बैठा है उसके सुधारीकरण की बात है, हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल 100% MSP पर खरीदने की बात है, चाहे हर मेडिकल कॉलेज, हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस फ्री की बात है। लगातार हमारी सरकार ने, चाहे 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात है, हमारी सरकार ने गति से काम किया है और इसमें जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो भी गति से हम पूरे कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये ऐसा विषय नहीं है। सॉफ्ट लोन के ऊपर अगर दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस को? कांग्रेस को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काम चला रहे हैं उनका। अब ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की होती हैं, वो उनको भी मालूम है क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, परंतु वो बाहर हैं, बाहर करके वो आरोप लगाते हैं। पता उनको भी है सारा कुछ कि कैसे सिस्टम को चलना है, कैसे चलाना है, ये उनको भी मालूम है, परंतु वो विकास नहीं कर पाए, वो प्रदेश का विकास नहीं कर पाए। अगर उनके समय में विकास हुआ तो क्षेत्रवाद का हुआ है, उस क्षेत्र के भी लोग तंग हैं। जिस क्षेत्र का उन्होंने विकास किया है वहां पर भी उतना विकास नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। आज अगर आप लोग देखेंगे कि बारीक से बारीक जगह पर भी गति से वो एरिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इतनी गति से काम हो रहा है। सीएम साहब, अब आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने का प्रयास कर रही है। किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को? भेज देना चाहिए जल्दी से। उसका ऑप्शन क्या है ये बता पहला मेरे पास। उसका ऑप्शन नहीं है कोई भी। और तो पंजाब लग रहा था जान, पंजाब वाला ने बढ़न नहीं दिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो ईमानदारी का नकाब था वो पूरे देश के सामने भी उतर गया है और दिल्ली के लोगों ने खींच के उतार दिया। वो जो ये घोषणा करता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, क्योंकि मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलना एक, मैं बोलता था, मैं तो ये बोलता था कहना आसान है करना मुश्किल है। अब केजरीवाल को तो ये था अभी मेरा तो राज्य हूँ, मैं तो जाता नहीं हूँ, परंतु जिस प्रकार से ईमानदारी की आड़ में कुछ और चेहरा था और किस प्रकार से वहां की दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से वहां सुविधाओं से वंचित किया, यही स्थिति पंजाब में है। आज मैं आपके बीच में कह रहा हूं 2027 का पंजाब का चुनाव, वहां पर आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी, क्योंकि सेम पोजीशन वहां की जो लोगों को आयुष्मान का लाभ दिल्ली में नहीं मिल रहा था वही पंजाब में नहीं मिल रहा। उनको भी उसी के अंदर अड़जा रखा, सुविधा तो दे नहीं रहे, इधर उधर अड़जा रखा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने
देखिए, इसके लिए विजन की आवश्यकता है, इसके लिए नीति की आवश्यकता है, इसके लिए नियत की आवश्यकता है कि हमने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। परंतु कांग्रेस के पास ना नीति है ना नियत है। जब नीति नियत नहीं है तो फिर कैसे काम होगा? फिर तो इधर उधर झांकना पड़ेगा। और दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों से प्रलोभन देकर के वोट ले लिया, उस बात को पूरा नहीं कर पाए। ये मुझे खुशी है बताते हुए, हमने संकल्प पत्र में भी कहा था, 2.5 वर्ष हो गए हैं हिमाचल की सरकार को। 2.5 वर्षों में उन्होंने कहा था कि हम बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, नहीं दे पाए। हमने अपने संकल्प को पूरा किया। 15 लाख बहनों को हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। हमने अधिकारियों का भी मैंने रिव्यू बैठक किया था, हमने उसको लागू कर दिया है। हमने रिव्यू बैठक करके कहा था कि जितनी भी बहनें छूट गई हैं उनके खाते को लिंक किया जाए और लिंक करके हम उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मुहैया कराएंगे। हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हम दे रहे हैं। परंतु कांग्रेस ने तो वोट ले लिया, वोट लेकर के झूठ बोल करके अब कभी बोलते हैं हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। भाई, भ्रष्टाचार के लिए पैसा कहाँ से आता है? भ्रष्टाचार इतना हो जाता है कि उसके लिए भी पैसा आता है। परंतु इस बात को झूठ नहीं बोलना चाहिए, रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए। जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। तो चादर से ज्यादा पैर पसार ले। केजरीवाल ने पसारे थे, फट गई चादर फट गई ना। ये कांग्रेस वाला की पटने वाली है। हिमाचल में जो 2-3 स्टेट रह गया उसकी पटने वाली है। तेलंगाना में भी पट जाएगी, कर्नाटक में भी फट जाएगी जिधर इलेक्शन हो आगे, हिमाचल में भी साफ हो जाएगी। थैंक यू। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काफी, मेरे ख्याल से 40 मिनट तक बातचीत करते रहे। हरियाणा के हर मुद्दे के ऊपर उन्होंने चर्चा की है। डेवलपमेंट के कामों पे भी चर्चा की है, कितने काम चल रहे हैं, किस गति से चल रहे हैं, हर विषय के ऊपर डीपली जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली है। और हमने बताया है, मैंने हरियाणा के अंदर हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव 2 मार्च को हैं, उसके बारे में भी बताया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनसे आशीर्वाद हमने लिया है कि हम यहां से सभी सीटें 12 मार्च को कमल के फूल के ऊपर खिलाएंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भी मन बना लिया है। आज वो ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ गति से विकास चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी ने ये आशीर्वाद दिया है और उनका आशीर्वाद लेकर के हम ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं और हरियाणा को एक विकास की तेज गति के ऊपर आगे ले जाने का काम हम ट्रिपल इंजन के साथ करेंगे। जो भी समस्याएं